सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य, जिसे हम शास्त्रीय परिदृश्य भी कहते हैं, उसके बारे में। और प्रागैतिहासिक काल से लेके और भारतीय समाज को हमने विभिन्न भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें हमने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, महाकाव्य काल और जैन एवं बौद्ध काल, यहाँ तक भारतीय समाज की जो संरचना थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौर्य काल के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य काल भारत के राजनीतिक इतिहास में मौर्य काल अंधकार से प्रकाश का मार्ग माना जाता है। इस काल में पहली बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने नंद वंश के अंतिम राजा को पराजित किया और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पंजाब व सिंध से खदेड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मौर्य काल में भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता को बल मिला। मौर्य काल में ही भारतीय जो सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म, इसका प्रचार अन्य देशों में हुआ। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक इतिहास में महान प्रतिभाशाली राजा था, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार हेतु लंका तथा अन्य देशों में भेजा। इस काल में देश में वाणिज्य व्यवस्था, विज्ञान, साहित्य और कला की प्रगति हुई। अशोक की धार्मिक नीति और सहिष्णुता विश्व बंधुत्व पर आधारित थी। उसने विश्व को शांति का संदेश दिया। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था पनपने लगी थी। मौर्य काल की कला, स्तूप, स्तंभ, राजप्रसाद तथा गुफाओं के रूप भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है शक व कुषाण काल। मौर्य काल के बाद ईसा से दूसरी सदी पूर्व से चौथी सदी बाद तक भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो भारत के इतने बड़े भाग को अपने शासन के अधीन रखने में समर्थ होती। उस समय यवन, शक, कुषाण, इन सब लोगों ने साम्राज्य स्थापित किए। अफगानिस्तान के कुषाण साम्राज्य का विस्तार भारत के मध्य प्रदेश व मगध के पाटलिपुत्र तक किया। उत्तर पश्चिम भारत में यवनों की शक्ति बढ़ी। शक या आक्रांताओं ने सिंधु तथा राजपूताने को अपने अधीन किया, लेकिन कुषाण, शक और यवन शीघ्र ही भारतीय बनकर रह गए। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव तथा वैष्णव धर्म को अपना लिया और राजकार्य में संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया। इस युग में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशों में भी प्रसार हुआ। विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस प्रकार इस युग के शासक बाहरी थे, किंतु वे पूरी तरह से भारतीय बन गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया और जो भारतीय समाज में प्रथाएं, परंपराएं थीं, उनके अधीन कह दीजिए या उनको उन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन में ढाल लिया। नेक्स्ट है गुप्त काल। लगभग 300 से 500 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य रहा। चौथी सदी के प्रारंभ में मगध के पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि महान प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने उत्तर और दक्षिणी भारत के बहुत बड़े भाग पर शासन किया। चीनी यात्री फायान द्वारा लिखित वर्णन गुप्त सम्राटों के शासनकाल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इस युग में देश के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक जीवन और कला, नाटक, काव्य, संगीत, गणित, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई। इस युग में हिंदू संस्कृति और धर्म का पुनरुद्धार हुआ। गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया। इस समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत समृद्ध था। चीन, मध्य एशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोचीन, बोर्नियो आदि देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। कालिदास तथा वीरसेन साव जैसे साहित्यकार इसी युग की देन हैं।
इस प्रकार गुप्त काल राजनीतिक एकता, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, कला की विलक्षणता और धार्मिक अभ्युदय और इसके साथ ही सुख शांति का युग था। तो ये था भारतीय समाज का प्राचीन काल, जिसमें हम प्राचीन काल को समझने के लिए हमने इसको अलग अलग कालों में विभक्त किया, जिसकी चर्चा हमने की। वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, शक और कुषाण काल। प्राचीन काल के बाद में हम आते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल भी विभिन्न उपकालों में बटा हुआ है। पहला इसका है राजपूत काल और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे मुस्लिम काल पर। तो ये दो उपकाल हैं जिसमें हमने मध्यकाल को बांटा है। पहले हम राजपूत काल के बारे में जान लें। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कुछ समय तक हर्ष के शासन में भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहा, किंतु हर्ष के अवसान के बाद भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो पुनः विलुप्त हो गई। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इसे मध्य युग के नाम से जाना जाता है। इस समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने जो परस्पर लड़ा करते थे। इस युग में संकीर्णता की प्रवृत्तियां प्रबल हुई और नवीनता, मौलिकता तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण का अंत हुआ। इस युग में धार्मिक कर्मकांडों की वृद्धि हुई, उच्च वर्ग का नैतिक पतन हुआ, वे विलासी जीवन व्यतीत करते थे। दक्षिणी भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ। राजपूत अपनी आन बान के पक्के थे। बाल विवाह, जौहर का प्रचलन, विधवा विवाह का अभाव और सती प्रथा इसी युग की देन है। जागीरदारी प्रथा एवं सामंतवादी व्यवस्था राजपूतों की ही देन है। इस समय जाति प्रथा अपने सुदृढ़ रूप में मौजूद थी। इस युग में कला एवं साहित्य का भी विकास हुआ। दुर्ग निर्माण कला इसी युग की देन है। सोमनाथ का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आबू के जैन मंदिर, कांची और तंजौर के मंदिर इस युग की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह युग वीरता का बेजोड़ युग था, किंतु इस समय संकीर्ण देशभक्ति पाई जाती थी और राजनीतिक व्यवस्था कुलीन तंत्र और भ्रष्ट नौकरशाही पर आधारित थी। इस प्रकार से राजपूत काल में बहुत सारी कुप्रथाएं धीरे धीरे करके समाज में आ गई थी, जिनका प्रचलन लंबे समय तक भारतीय समाज में रहा। दूसरा मध्यकाल का जो उपकाल है वह है मुस्लिम काल। भारतवासियों का अरब निवासियों से यद्यपि व्यापारिक संबंध अति प्राचीन है, किंतु 11वीं सदी से ही महमूद गजनवी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली, तो भारत में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे राजपूत राजाओं की शक्ति घट रही थी और उनके स्थान पर मुसलमान शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। 1173 ईस्वी में गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की नींव भारत में डाली। उसने मुल्तान, सिंध और लाहौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसने दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और बनारस पर विजय प्राप्त की। भारत में मुसलमानों के विभिन्न वंश जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आदि का लगभग 600 वर्षों तक शासन रहा। मुगल काल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब आदि कई कुशल शासक थे। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक तथा बहादुर शाह जफर इसके अंतिम शासक माने जाते हैं। मुसलमानों से पहले जितने भी आक्रमणकारी जैसे यवन, शक, हून, कुषाण, सिथियंस, मंगोलियंस आदि भारतीय समाज में विलीन हो गए, किंतु मुसलमानों का पृथक अस्तित्व बना रहा, क्योंकि दोनों के धर्म, संस्कृति, देवी देवता, खान पान, जीवन दर्शन इसमें महान अंतर था। अकबर ने दोनों ही धर्मों को समान महत्व दिया। लंबे समय तक हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के कारण कला, धर्म, साहित्य, परिवार, विवाह, संगीत और संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में बहुत से आदान प्रदान हुए। अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद मुस्लिम राज्य का पतन हो गया। मुस्लिम काल में भारत में कला, संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य और इसके साथ साथ भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। इस प्रकार से भारतीय समाज का मध्यकाल रहा।
इस मध्यकाल को हमने 2 उपकालों में बाँटा। पहला राजपूत काल था, जिसमें कि कई कुप्रथाएं धीरे धीरे करके समाज में प्रचलन में आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस युग का जो स्थापत्य कला थी उसके बहुत सारे उदाहरण समाज में हमें देखने को मिलते हैं और वीरता का बेजोड़ युग राजपूत काल को कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा पार्ट हमने या दूसरा जो उपकाल है वो हमने मुस्लिम काल को बताया। मुस्लिम काल के रूप में देखा हमने मुस्लिम संस्कृति से बहुत सारी चीज़ें भारतीय समाज में सीखी, लेकिन क्योंकि दोनों की संस्कृतियों में बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए दोनों अपने अपने अस्तित्व के साथ समाज में विराजमान थे। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।